आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की जिसने न सिर्फ एक चुनी हुई सरकार को गिराया बल्कि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच कह सकते हैं 70 सालों तक चलने वाली दुश्मनी की नींव भी रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन एजैक्स की। ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। तो सवाल ये उठता है कि इसका असर इतना गहरा क्यों था? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अगस्त 1953 के उस दौर में तेहरान की उन सड़कों पर जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए, साल है 1953, महीना अगस्त का। तेहरान की सड़कों पर केओस मचा हुआ है, धुआं है, कंफ्यूजन है, और इन सब के बीच एक पूरे देश का भविष्य दांव पर लगा है। सेंटर में थे प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक, एक ऐसा लीडर जिसे लोग नेशनल हीरो मानते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईरान के तेल को विदेशी कंट्रोल से आजाद कराने की हिम्मत जो की थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही महीनों के अंदर ये हीरो अपने ही देश में, अपने ही घर में घिर गया? तो जो ये सड़कों पर हंगामा हो रहा था ना, ये कोई अचानक हुआ जनाक्रोश नहीं था। ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। CIA ने शाह के सपोर्टर्स को पैसे दिए थे ताकि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी और प्रोपेगेंडा का तो एक पूरा जाल बिछाया गया था। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था, अमेरिका का ऑपरेशन एजैक्स और ब्रिटेन का ऑपरेशन बूट। मकसद सिर्फ एक, चुनी हुई सरकार को अंदर से ही खोखला कर देना। तो सवाल फिर वही है, एक इतना पॉपुलर चुना हुआ प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों के हाथों कैसे हार गया? इस सवाल का जवाब एक ही चीज में छिपा है, एक ऐसा रिसोर्स जो इस पूरे संकट की जड़ में था, तेल। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, ईरान की जमीन के नीचे दबे हुए बेशकीमती तेल के खजानों से। एक ऐसा खजाना जिस पर दशकों से ईरान का नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेन का कब्जा था। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 16%। सोचकर देखिए, आपके देश का सबसे कीमती रिसोर्स और उससे होने वाले नेट प्रॉफिट का सिर्फ 16% ही आपको मिल रहा है। बाकी का 84% एक ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ले जा रही थी। जाहिर है, इस नाइंसाफी ने पूरे ईरान में एक जबरदस्त गुस्से को जन्म दिया और इसी गुस्से से निकला एक ताकतवर राष्ट्रवादी आंदोलन। और इस आंदोलन का चेहरा कौन बना? मोहम्मद मुसद्देक। वो ईरान की आज़ादी के पक्के समर्थक थे। लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने सत्ता में आते ही वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब उसका कंट्रोल अंग्रेजों से छीनकर ईरान की सरकार के हाथों में दे दिया। अब देखिए, ईरान के लिए तो ये एक डेमोक्रेटिक फैसला था, अपनी संपत्ति पर अपना हक जताना, लेकिन ब्रिटेन ने इसे सीधी सीधी चोरी करार दिया। और उनका जवाब क्या था? उन्होंने दुनिया भर में ईरानी तेल का बाइकॉट शुरू कर दिया। इसका असर ये हुआ कि ईरान की इकॉनमी पूरी तरह से बैठ गई, देश का पैसा आना बंद हो गया। ये एक तरह का इकोनॉमिक वॉर था। लेकिन ब्रिटेन के इस आर्थिक दबाव के बावजूद मोसद्देक झुके नहीं। तो अब ब्रिटेन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वो पहुंचे अपने सबसे ताकतवर दोस्त अमेरिका के पास और उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े डर को भुनाया, जो था कम्युनिज्म का डर। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने बहुत चालाकी से एक नैरेटिव तैयार किया। उन्होंने वॉशिंगटन को ये समझाया कि देखो, ईरान की इकॉनमी टूट चुकी है, देश में अस्थिरता है और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे तूदेह पार्टी कहते थे, वो बहुत मजबूत हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा ईरान सोवियत यूनियन के पाले में चला जाएगा। उन्होंने मुसद्देक के राष्ट्रवाद को एक सोवियत साजिश की तरह पेश किया। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में जो पिछली सरकार थी, प्रेसिडेंट ट्रूमन की, वो इस बात से सहमत नहीं थी। उन्होंने तख्ता पलट का विरोध किया। लेकिन 1953 में अमेरिका में सरकार बदल गई। नए प्रेसिडेंट बने आइजनहावर, जो कम्युनिज्म के खिलाफ एक बहुत ही सख्त पॉलिसी पर चुनकर आए थे, और वो ब्रिटेन की इस कहानी पर यकीन करने के लिए कहीं ज्यादा तैयार थे। और जैसा कि बाद में डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से पता चला, ये कम्युनिस्ट खतरा असल मुद्दे से ज्यादा एक बहाना था। हाँ, डर तो था, लेकिन ये तेल पर कंट्रोल बनाए रखने और ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना बन गया। असल खेल तेल का था, डर तो बस एक स्मोक स्क्रीन था। तो वॉशिंगटन से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। अब CIA और ब्रिटिश MI6 ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने उन सीक्रेट तरीकों का इस्तेमाल किया जो एक लोकतंत्र को गिराने के लिए बनाए गए थे, वो भी बिना एक भी गोली चलाए।
देखिए, एक ऑप्शन तो सीधा मिलिट्री एक्शन का था। ब्रिटेन चाहता तो अपनी सेना भेजकर तेल रिफाइनरियों पर कब्जा कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत खतरा था, महंगा भी था और दुनिया भर में बदनामी होती सो अलग। तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना, जो ज्यादा सस्ता था, जिसे आसानी से नकारा जा सकता था और जो शायद ज्यादा खतरनाक भी था। वो रास्ता था देश को अपने ही लोगों के खिलाफ भड़का देना। तो ये ऑपरेशन चला कैसे? इसके 4 मेन स्टेप्स थे। पहला, प्रोपेगेंडा वॉर। बीबीसी और लोकल अखबारों का इस्तेमाल करके मोसद्देक के खिलाफ माहौल बनाया गया। दूसरा, अहम लोगों को रिश्वत दी गई, पॉलिटिशियन, आर्मी ऑफिसर, यहाँ तक कि धर्मगुरुओं को भी। तीसरा, फॉल्स फ्लैग अटैक, जैसे किसी धर्मगुरु के घर पर बम फेंकना और उसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगा देना ताकि लोग भड़कें। और चौथा, सड़कों पर केओस पैदा करना, गुंडों को पैसे देकर प्रदर्शन करवाना ताकि ऐसा लगे कि ये जनता का गुस्सा है। ये कोई असली क्रांति नहीं थी, ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था जिसे CIA का एक ऑफिसर कर्मिट रूजवेल्ट जूनियर पर्दे के पीछे से डायरेक्ट कर रहा था। और सालों तक, दशकों तक इसे सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाता रहा। ईरान कहता रहा कि अमेरिका ने ये किया है और अमेरिका इनकार करता रहा। लेकिन फिर साल 2013 में अमेरिकी सरकार ने खुद माना कि हाँ, ये तख्तापलट CIA के डायरेक्शन में ही हुआ था और इसे अमेरिकी सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर मंजूरी मिली थी। उस वक्त तो ऑपरेशन एजेक्स को एक बहुत बड़ी कामयाबी माना गया। शॉर्ट टर्म में उन्होंने जो चाहा वो हासिल कर लिया। लेकिन इस छोटी सी जीत ने आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ी समस्याओं के बीज बो दिए थे। एक ऐसी कड़वी फसल जिसके नतीजे हम आज तक देख रहे हैं। तो हुआ क्या? ईरान का जो छोटा सा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था वो खत्म हो गया। मुसद्दिक को हटाकर शाह मोहम्मद रिजा पहलवी को वापस गद्दी पर बिठा दिया गया। अगले 26 सालों तक शाह ने एक तानाशाह की तरह राज किया। वो वेस्ट के पक्के दोस्त थे और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वो पूरी तरह अमेरिका के सपोर्ट और अपनी खूंखार सीक्रेट पुलिस सावाक पर निर्भर थे। शाह के राज में ईरान उस पूरे रीजन में अमेरिकी पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बन गया और जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिका से हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीदार भी। 1978 तक अरबों डॉलर के हथियार खरीदे गए। तो मतलब वेस्टर्न देशों के लिए तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में एक शब्द होता है, ब्लोबैक। मतलब किसी सीक्रेट ऑपरेशन के वो अनचाहे नेगेटिव नतीजे जो उल्टा आप पर ही भारी पड़ते हैं। और 1953 के इस ऑपरेशन का ब्लोबैक बहुत जोरदार होने वाला था। और ये ब्लोबैक आया 26 साल बाद 1979 में, जब ईरान में क्रांति हुई, शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और फिर अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया। ये जो गुस्सा था, ये सिर्फ शाह के खिलाफ नहीं था, ये उस विदेशी दखल के खिलाफ था जिसने 26 साल पहले उनकी चुनी हुई सरकार को गिराकर शाह को उन पर थोप दिया था। 1953 की यादें लोगों के जहन में ताज़ा थीं। तो आखिर में इस ऑपरेशन की विरासत क्या रही? ईरान में लोकतंत्र का एक दौर खत्म हो गया। CIA को एक तरह का प्लेबुक मिल गया कि कैसे किसी देश में सरकार बदलनी है, जिसे उन्होंने बाद में ग्वाटेमाला जैसी जगहों पर भी इस्तेमाल किया। और सबसे बढ़कर ईरान और वेस्ट के बीच एक ऐसी गहरी खाई बन गई, एक ऐसा अविश्वास पैदा हो गया जो आज तक भरा नहीं है। दर्शकों की दुश्मनी, पाबंदियां और टकराव, ये सब उसी एक ऑपरेशन का नतीजा है। तो ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जब किसी देश के लोकतांत्रिक रास्ते को बाहर की ताकतें गुप्त तरीके से और जबरदस्ती बदल देती हैं, तो क्या उस नुकसान की भरपाई कभी हो भी सकती है? ये सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, ये हर उस जगह के लिए है जहां खुले तौर पर बात करने की जगह पर्दे के पीछे के खेल को चुना गया है।